12th के प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ऑफ गुरु नानक एकेडमी एंड पैशन ट्यूटोरियल्स में आप सभी का स्वागत करता हूं एक नए वीडियो लेक्चर में, जो कि है हमारी क्लास 12th में चल रही यूनिट नंबर 4 EMI एंड ऑल्टरनेटिंग करंट्स का वीडियो लेक्चर नंबर 11। देखो मैं लौट के आ गया हूं दोबारा। जी हाँ, वो सभी स्टूडेंट जो मेरे सभी वीडियोस को लगातार देखते आ रहे हैं वो इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि मैं इससे पहले कुल मिलाकर 10 वीडियो लेक्चर दे चुका हूं और आज का वीडियो लेक्चर इज वेरी मच अ कंटिन्यूड वीडियो लेक्चर, क्योंकि मुझे याद है कि जब मैंने आपको 10वां वीडियो लेक्चर पढ़ाया था तो उसमें बहुत सारी बातें मैं जिस एनर्जी के साथ बता रहा था मैंने बताई तो थी, लेकिन मैंने उस समय आपको एक बात और कही थी कि मैं इन सारी बातों को एक बार दोबारा से नए तरीके से कोरिलेट करके कुछ नई चीजों के साथ बताऊंगा। तो आज मैं पुरानी चीजों को एक बार रिपीट करते हुए, पुरानी चीजों का इस्तेमाल करते हुए नए मुद्दे पे लेके जाऊंगा। तो वो सभी लोग जो लोग आज पहली बार ये वाला वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, तो भाई पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ और डिस्क्रिप्शन में जाके पार्ट 10 या मैं तो कहूंगा कि अगर उससे पहले भी कुछ नहीं देखा है तो शुरू से देखते हुए आओ। लगातार सीरीज दे रहा हूं, पूरे हर एक पर्टिकुलर टॉपिक का लगातार वीडियो लेक्चर आप लोगों को दे रहा हूं और पूरी फिजिक्स खत्म करा रहा हूं। सो मेक श्योर दैट यू आर अवेयर ऑफ व्हाट हैज ऑलरेडी बीन डन इन द क्लास, देन ओनली यू विल बी अंडरस्टैंड व्हाट इज being covered in the class at present। तो चलिए विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। मेरे द्वारा पिछले वीडियो लेक्चर में शुरू किए गए इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस, जी हां, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस के कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करते हुए टॉपिक है। मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में समझाया था कि इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस होता क्या है, एंड साथ ही साथ मैंने आपको सीरीज रेजोनेटिंग LCR सर्किट के बारे में बताया था कि रेजोनेंस का फिजिक्स की इलेक्ट्रो कम्युनिकेशन की दुनिया में, खास करके कम्युनिकेशन, रेडियो कम्युनिकेशन की दुनिया में कितना बड़ा महत्वपूर्ण रोल है, कितना महत्वपूर्ण योगदान है। तो हमने ये समझ लिया था कि रेजोनेंस होने पर, एक LCR सर्किट की बात कर रहा हूं, सीरीज रेजोनेंस होने पर या सीरीज रेजोनेटिंग सर्किट में रेजोनेंस होने पर टोटल रुकावट कम हो जाती है, इसलिए सर्किट मैक्सिमम से मैक्सिमम करंट अलाउ करता है। चलो एक बार याद दिलाता हूं हमने क्या पढ़ा। आइए, तो हमने अब तक क्या पढ़ लिया है, व्हाट ऑल वी हैव स्टडीड सो फार, व्हाट ऑल वी हैव स्टडीड सो फार। अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं, मैं वो याद दिला रहा हूं, व्हाट ऑल वी हैव स्टडीड सो फार। तो अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं मैं वो याद दिला रहा हूं। तो यहां पे लिखने जा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। सीरीज में जब L, C एंड R को कनेक्ट किया जाता है, तब एक पॉइंट कनेक्ट किया जाता है, तब एक पॉइंट ऐसा आता है, आई रिपीट माई सेंटेंस, तब एक लम्हा ऐसा आता है, आई रिपीट माई सेंटेंस, तब एक लम्हा ऐसा आता है जब सर्किट का नेट इंपीडेंस दैट इज Z कम हो जाता है, साफ साफ क्यों नहीं बोलते, दैट इज इट बिकम्स मिनिमम। बिल्कुल सही, मैं साफ साफ बोल रहा हूं, दैट इज इट बिकम्स मिनिमम। आई रिपीट माय सेंटेंस, ऐसा तब होता है जब XL एंड XC की वैल्यू बराबर हो जाती है, दैट इज, तब हम कह सकते हैं कि Z इज इक्वल टू XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, और वी कैन से Z इज इक्वल टू अंडर रूट R का स्क्वायर, और वी कैन से Z इज इक्वल टू R हो जाता है। यानी मैं साफ साफ शब्दों में कह सकता हूं कि सर्किट RLC होते हुए भी रेजिस्टिव बिहेव करता है। यानी वो सर्किट RLC है, उसके बावजूद भी वो सिर्फ रेजिस्टिव बिहेव कर रहा है, क्योंकि उसकी नेट इंपीडेंस सिर्फ रेजिस्टेंस के बराबर आ रही है। बोलो, कोई डाउट किसी बच्चे को? ये पुरानी बातें, सब पुरानी बातें, मुझे आदत है पुरानी बातों को याद दिलाने की। और आई रिपीट माय सेंटेंस, इस सिचुएशन या फिर मुझे कहना चाहिए
इस फिनोमिना को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। बिल्कुल सही, इस फिनोमिना को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। दैट इज एक्सएल और एक्सी बराबर हो जाते हैं एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। एक्सएल और एक्सी बराबर हो जाते हैं एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी कॉल्ड एज रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। और इस रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी के बारे में मैं पिछले वीडियो लेक्चर में बहुत अच्छे से बता चुका हूं। अगर आपको याद होगा, वो सब स्टूडेंट्स जिन्होंने पार्ट 10 वीडियो लेक्चर देखा है, मैंने उसमें एक लाइव रेडियो वेव कम्युनिकेशन का एक्सपेरिमेंट, जो कि नासा के द्वारा भेजे गए सिग्नल को अपने क्लास 12 के बच्चों के साथ लाइव एक्सपेरिमेंट के रूप में डिकोड किया था। उस वीडियो का भी मैंने लिंक वहां शेयर किया है और कहा था कि वो जरूर देखिएगा। तो आपको याद दिला देता हूं कि मैंने रेडियो से ताल्लुकात किन बातों का जिक्र पार्ट 10 में किया है। रेडियो से ताल्लुकात जो बातें मैंने पार्ट 10 में कही है वो ये कही है कि कोई भी डिवाइस जिसका काम है फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट करना, कोई भी डिवाइस जिसका काम है फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट करना, वो कोई भी फ्रीक्वेंसी तब डिटेक्ट कर पाता है जब उसकी खुद की फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी को मैच करती है। यानी अगर मेरे पास एक रिसीवर है जिसका काम है फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट करना, तो जब तक मेरे रिसीवर में उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को मैं सेट नहीं करूंगा, ये जो मैं घुमा रहा हूं ये नॉब है, जैसे रेडियो में हम लोग फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं। आजकल तो वो पुराने जमाने के रेडियो अब नहीं रह गए हैं, अब तो सीधा बटन दबाओ, फ्रीक्वेंसी पहले से प्रीसेट होके आती है। पहले के जमाने में रेडियो सेट्स में क्या होता था, फ्रीक्वेंसी को सेट करना पड़ता था। आजकल गाड़ियों में जो रेडियो सेट लगता है उसमें बटन दबा दबा के फ्रीक्वेंसी पे जाना पड़ता है। जब आप उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे पहुंच जाते हो तो गाना बज जाता है। यानी आपके द्वारा फोर्स फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी को जब मैच करती है तब रेजोनेंस होता है। और ऐसी सिचुएशन में मैक्सिमम से मैक्सिमम करंट मिलता है, क्योंकि Z सिर्फ रेजिस्टिव होता है यानी मिनिमम होता है। एक बच्चे ने मुझे क्यूरियोसिटी के चलते एक क्वेश्चन पूछ डाला, कह रहा है सर देखो मेरे साथ तो ऐसा भी हुआ है कि मैं रेडियो मिर्ची सुन रहा था, रेडियो की फ्रीक्वेंसी सेट थी लेकिन गाना ही ढंग से नहीं बज रहा था। नाइस, ऐसा भी कई बार होता है कि गाना बज तो रहा होता है, गाना सुनाई तो दे रहा होता है, लेकिन उसकी क्वालिटी में कमी होती है। हाँ, रेजोनेंस हो रहा है लेकिन रेजोनेंस अच्छा हो रहा है, इस बात की क्या गारंटी है। अक्सर आपने देखा होगा हमारे घरों में डिश टीवी में एक बच्चा कहता है कि डिश टीवी कहां से आ गया, क्या डिश टीवी भी रेजोनेंस ही है क्या? डिश टीवी सैटेलाइट के द्वारा भेजे जाने वाले पिक्चर सिग्नल्स को नहीं पकड़ रहा है। और आप अच्छी तरह जानते हो कि जिस दिन बारिश होती है या जिस दिन मौसम खराब होता है या कभी तूफान आता है तो आपके घर पे आपके टीवी में लगा हुआ टाटा स्काई नहीं करता जिंगा लाला, क्योंकि उस समय आसमान होता है नाला, मतलब काला काला, क्योंकि पानी बरस रहा होता है। तो आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि उस समय फ्रीक्वेंसी वो रिसीव नहीं कर पाता, इसलिए आपके घर में लगा हुआ वो डिश टीवी का जो सेट टॉप बॉक्स है वो एक ट्रांसमीटर की तरह या रिसीवर की तरह काम कर रहा है, जिसका काम है सिग्नल को रिसीव करके पिक्चर फॉर्म में टीवी में दिखाना। तो उसे एक तरह से हम लोग मॉडम भी कहते हैं। तो मॉडम में दो शब्द होते हैं, MODEM। MODEM में MO मतलब मॉड्यूलेशन, DEM मतलब डीमॉड्यूलेशन। खैर ये सब कम्युनिकेशन की बातें हैं, लेकिन ये सारी बातों में काम आने वाली जो फिजिक्स है ना वो यहीं से उठती है, इसलिए मैं बातों बातों में बह जाता हूं, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। जब मौका मिलेगा कम्युनिकेशन के बारे में कभी बताने का, एक बच्चा कहता है मौका क्या मिलेगा कम्युनिकेशन नाम की तो यूनिट फिजिक्स में हुआ करती थी, अब नहीं है, हट चुकी है, सिलेबस में नहीं है। इसलिए मुझे बहुत मजा आता था क्योंकि क्यूरियोसिटी थी, इंटरेस्टिंग थी, बट कोई दिक्कत नहीं, कुछ ना कुछ मौका ढूंढ के आपको कैसे ना कैसे सिखाई दूंगा। अभी भी तो सिखाई रहा हूं तो आप सुनते चले जाओ। अब जो आपको बता रहा था कि जो सिग्नल वहां से आ रहा है हम चाहते हैं कि उस सिग्नल को आने की इजाजत मिले, तो रेजोनेंस पे सिग्नल हमें मिल रहा है, रेजोनेंस पे सिग्नल हमें मिल रहा है, उसे कहा गया है सीरीज रेजोनेटिंग सर्किट। और क्योंकि सीरीज रेजोनेंस पे मैक्सिमम इजाजत मिलती है करंट को, रुकावट होती है मिनिमम, इसलिए उसे कहा जाता है एक्सेप्टर सर्किट, ACCEPTOR, एक्सेप्टर सर्किट। यानी मैक्सिमम से मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को उसने अलाउ किया। आई होप मेरे बच्चों को यह बात समझ आई। अब जानते हो एक बच्चे ने क्या कहा, एक बच्चे ने कहा सर लेकिन कभी कभी तो फ्रीक्वेंसी अच्छी नहीं होती, इसका मतलब कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी की क्वालिटी पुअर होती है। अब फ्रीक्वेंसी का
अच्छा होना भी बहुत जरूरी है। उसे हम कहते हैं शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। भाई मैच तो कर रहा है लेकिन बहुत अच्छे से नहीं कर रहा है, तो उसके बहुत सारे XYZ कारण हो सकते हैं। टीवी में सिग्नल तो आ रहा है लेकिन पिक्चर क्वालिटी नहीं आ रही है, गाना बज तो रहा है लेकिन क्लियरली सुनाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे होने के बहुत सारे XYZ कारण हो सकते हैं, लेकिन इसे हम कहते हैं शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। अब व्हाट इज दिस शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस? मैं इसका पहले मतलब समझा देता हूं, फिर इसका फॉर्मूला बता देता हूं। तो मतलब बहुत सिंपल है। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस को हम एक और शब्दों में पुकारते हैं, उसे हम कहते हैं क्वालिटी फैक्टर ऑफ रेजोनेंस, या तीसरे शब्दों में कहूं तो कहते हैं क्यू फैक्टर। अब एक बच्चे ने पूछा ये क्यू फैक्टर क्या होता है? अबे क्यू फैक्टर मतलब रेजोनेंस कितना अच्छा हुआ है। क्यू फैक्टर मतलब रेजोनेंस की शार्पनेस कितनी है, शार्प है या बेकार है, आवाज खराब आ रही है या क्वालिटी से सही आ रही है, उसे हम कहते हैं क्यू फैक्टर। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, छोटा सा फॉर्मूला है, आपको पता होना चाहिए, लिख के दिखाता हूं क्यू फैक्टर क्या होता है। तो ये जो मैंने लिखा है इसे मिटाऊंगा और आपको किसी भी एक पर्टिकुलर रेजोनेंस की क्वालिटी का अनुमान लगाने के लिए एक क्वांटिटी होती है जिसे हम कहते हैं क्यू फैक्टर और शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं रेजोनेंस की क्वालिटी, आई रिपीट माय सेंटेंस, रेजोनेंस की क्वालिटी का अनुमान लगाने के लिए, रेजोनेंस की क्वालिटी का अनुमान लगाने के लिए वी हैव अ क्वांटिटी, हमारे पास एक क्वांटिटी होती है, वी हैव अ क्वांटिटी कॉल्ड एज शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। बिल्कुल सही आपने सुना, कॉल्ड एज शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस और क्यू फैक्टर, बिल्कुल सही, और इट इज कॉल्ड एज क्यू फैक्टर। नाउ व्हाट इज दिस क्यू फैक्टर? Q factor is equal to the ratio of voltage जो इंडक्टर या इंडक्टर की वोल्टेज ले लो या कैपेसिटर की वोल्टेज ले लो, वोल्टेज जो इंडक्टर या कैपेसिटर के अक्रॉस डेवलप होती है, कैपेसिटर या इंडक्टर के अक्रॉस डेवलप होती है, डिवाइड बाय वोल्टेज जो R के अक्रॉस अप्लाई होती है। ऑब्वियसली बात है कि अगर AC सर्किट है तो R के अक्रॉस वोल्टेज अप्लाई होगी और इंडक्टर या कैपेसिटर के अक्रॉस डेवलप होती है। एक बच्चे ने यह भी पूछ लिया क्यों, व्हाई? ये आप भी जानते हो कि ऑल्टरनेटिंग EMF और ऑल्टरनेटिंग करंट में जो फ्लक्चुएशंस आती हैं वो इंडक्टर और कैपेसिटर में आती है। रेजिस्टर में EMF एंड करंट बोथ आर इन द सेम फेज, हमेशा साथ साथ चलते हैं, उनमें फ्लक्चुएशंस नहीं आती। ये बात को तो जानते हो। यही वजह है कि Q फैक्टर इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द वोल्टेज जो इंडक्टर या कैपेसिटर के क्रॉस डेवलप होती है एंड डिवाइडेड बाय द वोल्टेज जो R के क्रॉस अप्लाई होती है। तो देयरफॉर Q फैक्टर, अगर मैं यहां लिखता हूं वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर डिवाइडेड बाय वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर डिवाइडेड बाय वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, तो Q फैक्टर वोल्टेज मतलब V यानी कि ओम्स लॉ के अनुसार I into R, तो मैंने यहां पे लिख दिया करंट मल्टीप्लाइड बाय R यानी कि XL इसकी रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय I मल्टीप्लाइड बाय R, और यहां पे मैं सेम चीज लिख सकता हूं और I यानी कि करंट मल्टीप्लाइड बाय XC डिवाइडेड बाय R के लिए हमने लिख दिया I into R, I से I कैंसिल, XL आपको पता है क्या होता है, तो Q फैक्टर इज इक्वल टू XL की जगह था ओमेगा RL बटा R मेरे प्यारे बच्चों, और वी कैन से XC की जगह 1 अपॉन ओमेगा RCR। तो हमारे पास दो फॉर्मूले हो गए, एक फॉर्मूला हुआ ओमेगा RL बटा R और दूसरा फॉर्मूला हुआ 1 अपॉन ओमेगा RCR, जहां आप अच्छी तरह जानते हो कि ओमेगा R क्या चीज है। एक बार मेरे प्यारे क्लास 12th के बच्चों घूर लीजिए, मैं कहता हूं कि देख लीजिए, है अगर मन में कोई सवाल तो आप मुझसे पूछ लीजिए। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट पे अटेंशन, दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड। आपको अच्छे से समझ आना चाहिए कि एग्जैक्टली मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब एक बच्चे ने पता क्या करा, एक बच्चा कहता है सर आप भूल गए। मैं कहा क्या? कि ओमेगा R खुद 1 अपॉन अंडर रूट LC होता है। हाँ भाई होता तो है, अगर ओमेगा R खुद 1 अपॉन अंडर रूट LC होता है तो मैं यहां लिख सकता हूं 1 अपॉन अंडर रूट LC, और यहां पे मेरे पास आ गया L, यहां पे मेरे पास आ गया R।
और यहां पे भी मैं लिख सकता हूं आपका Q इज इक्वल टू ओमेगा की वैल्यू 1/√LC है, तो यहां मैंने पुट कर दिया आपका √LC डिवाइडेड बाय C इंटू R। जरा चेक करो, अगर मैं दोनों को सॉल्व करता हूं तो ये √L है और ये L है, तो √L को जब काटेगा तो यहां पे √L आएगा, और ये √C है, ये √C है, ये C है, जब ये √C C को काटेगा तो यहां पे √C आ जाएगा। तो ऑटोमेटिकली दोनों को सॉल्व करके जो Q का फाइनल फॉर्मूला आता है दैट कम्स आउट टू बी 1/R अंडर रूट में L बटा C, फाइनल फॉर्मूला ऑफ Q फैक्टर। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12th के बच्चों, फाइनल फॉर्मूला ऑफ Q फैक्टर एक बार देख लीजिए, मैं कहता हूं कि 2 बार भूल लीजिए। है मन में कोई सवाल तो मेरे बच्चों मचा देना बवाल। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू एज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 मस्ट पे अटेंशन एंड यू एज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 मस्ट अंडरस्टैंड जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक बच्चा कहता है हाँ समझ आ गया। अब मन में एक क्वेश्चन और उठ रहा है, साफ पता चल रहा है जो R होगा कम तो Q तुम में होगा दम, लेकिन Q की वैल्यू क्या होगी? क्योंकि RLC को अगर आप नोटिस करो तो LCR सबको अगर सॉल्व करते हैं तो Q महज एक नंबर है। Q को सॉल्व करें तो Q महज एक नंबर आता है, क्योंकि Q महज एक नंबर है। तो R जब होगा कम तो Q में होगा दम, जो R होगा कम तो Q में होगा दम, जो R में होगा दम तो Q होगा कम, मतलब वाइस वर्सा। अब सवाल आता है इससे मतलब क्या निकलता है, हम समझेंगे। देखो, जब रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो रुकावट ज्यादा होगी, जब रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो रुकावट ज्यादा होगी, यानी Q क्या होगा? कम होगा, यानी Q इज नॉट गोइंग टू बी वेरी शार्प। हम चाहते हैं कि Q बहुत शार्प हो। कोई भी ट्रांसमीटर या कोई भी डिवाइस अच्छी फ्रीक्वेंसी कब पकड़ पाएगा? मान लो मेरे पास एक डिवाइस है, सुनना मेरी बात, मेरे पास एक डिवाइस है जो ये कहता है भाई साहब मैं 5 हर्ट्ज से लेके 50 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी पकड़ सकता हूं, और एक डिवाइस है जो ये कहता है 5 हर्ट्ज से लेके 500 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पकड़ सकता हूं। अब आपको लग रहा होगा वाह दूसरा वाला डिवाइस कितना अच्छा है, इसका रेंज बहुत बड़ा है। तो आप सोचो कि इस रेंज में जब ये फ्रीक्वेंसीज पकड़ने जाएगा तो कितनी सारी फ्रीक्वेंसीज एक साथ डिटेक्ट हो सकती हैं, लेकिन जो भी डिटेक्ट होगी वो क्लियरली डिटेक्ट नहीं होगी। हम चाहते हैं कि फ्रीक्वेंसी का रेंज लिमिटेड होना चाहिए, जितना कम रेंज होगा ना उतना अच्छा आसानी से डिटेक्ट हो जाएगी, जितना ज्यादा रेंज होगा उतना मिक्स मैच होगा, ट्रैफिक बनेगा फ्रीक्वेंसीज का। इसलिए आपने देखा होगा कि जब आप रेडियो सुनते हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी 90 कुछ से स्टार्ट होती है और 100, 104, 105 तक जाती है। 90 के पीछे भी आपको शायद ही कोई गाना सुनाई देता होगा, और 104 बिग एफएम के पीछे शायद कोई गाना। अच्छी रेंज है ये, नैरो रेंज, Q फैक्टर अच्छा है। लिमिटेड द रेंज Q इज नाइस, यानी Q ज्यादा होता है। तो जितना ज्यादा Q है समझो उतना ज्यादा शार्प रेजोनेंस है और नैरो रेंज है। नैरो मतलब छोटी रेंज, यहां से यहां तक। Q ज्यादा होने का मतलब R कम है, तो ऑब्वियसली बात है भाई रुकावट होगी कम, तो एक्सेप्टेंस में होगा दम, फ्रीक्वेंसी आएगी और गाना सुनेंगे हम। बात समझ आई? कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12th के बच्चों को। अब आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ये सारी बातें समझने के बाद, ये सारा ज्ञान प्राप्त करने के बाद एक बच्चे ने पता क्या कह दिया, कह रहा सर मैं आर्मी वाला हूं, मैं अपने दोस्तों से बात करता हूं, उनसे सैटेलाइट फोन से, मैं नहीं चाहता कि मेरे सैटेलाइट फोन की फ्रीक्वेंसी आपके घर में पड़े हुए रिसीवर के द्वारा डिटेक्ट हो जाए, क्योंकि अगर आपने मेरी फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट कर ली तो फिर तो आर्मी वालों की बातें कोई भी सुन सकता है। आप सोच के देखो बच्चों, हवा में कितनी सारी फ्रीक्वेंसीज है, आपको क्या करना है? आपको सिर्फ एक रिसीवर लेके खड़ा हो जाना है। आपका रिसीवर अलग अलग प्रकार की फ्रीक्वेंसीज क्या करेगा? रिसीव कर लेगा। तो हमेशा फ्रीक्वेंसीज हम नहीं चाहते कि रिसीव हो, खास करके आर्मी वाले तो बिल्कुल नहीं चाहते, जो ऐसी रेंज पे काम कर रहे हैं, ऐसी रेंज पे जिस रेंज पे उन्हें खतरा है कि कहीं उनके सैटेलाइट कम्युनिकेशन की बातें किसी ने सुन तो नहीं। अगर मैं आपको कहता हूं हाँ सिपाही पहुंच चुके हैं तो आप हमले की तैयारी कर दोगे, तो आप खतरे में हो भैया। आई नेवर वॉन्ट दैट माई
communication through my satellite phone frequency should be detected by somebody। एक बच्चा कहता है फिर तो गड़बड़ है भाई, अगर मेरी फ्रीक्वेंसी किसी से मैच हो गई तो मेरी बात भी उसको सुनाई देगी। बिल्कुल सुनाई देगी, होता है ऐसा, बिल्कुल होता है। So what should not happen in that case? उस सिचुएशन में हम सर्किट में ऐसा बदलाव करते हैं, मतलब मैं अपने सर्किट में ऐसा बदलाव करूंगा कि अगर आप मान लो कोई हमला करने वाले इंसान हो जिसे ये पता है कि ये आर्मी वाला आदमी 20 हर्ट्ज पे बात करता है, आपको पता है, मैंने आपको खबर दे रखी है कि मैं 20 हर्ट्ज पे बात करता हूं, और आप अपने पास 20 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को सेट कर लोगे ताकि आपकी फोर्स फ्रीक्वेंसी मेरी नेचुरल फ्रीक्वेंसी को मैच कर जाए। अब मैं गेम ऐसा खेलूंगा कि जब आपकी फोर्स फ्रीक्वेंसी मेरी नेचुरल फ्रीक्वेंसी को मैच करेगी, आपको मेरा सिग्नल तभी नहीं आएगा, तो आप बेचारे परेशान होते रहोगे कि मैं किस रेंज पे काम कर रहा हूं। ये जस्ट एक एग्जांपल है, आई डोंट नो कि एग्जैक्टली वो लोग ऐसा करते हैं या कुछ और एडवांस करते होंगे, क्योंकि मैं तो बहुत सिंपल बात बता रहा हूं आपको, जो मुझे लगता है कि वो बहुत एडवांस चीजें करते होंगे, मुझे लगता है। लेकिन मैं अगर आपको साइंटिफिक इस्तेमाल की बात करूं तो साइंटिफिक यूज क्या है, ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई, वॉट एवर थिंग्स आई हैव टोल्ड यू सो फार, इन सारी बातों में हम फ्रीक्वेंसीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर मैं कहता हूं कि भाई मेरे पास एक ट्रांसमीटर है, ट्रांसमीटर के नाम से पता चल रहा है, ट्रांसमिट करने वाला एक ट्रांसमीटर है जो ये कहता है भाई साहब मैं सिग्नल ट्रांसमिट करूंगा। मैंने कहा ट्रांसमिट तो तब करेगा जब रिसीव करेगा, यानी कोई भी ट्रांसमीटर रिसीवर की तरह भी काम करेगा, बेशक। अब मैं नहीं चाहता कि वो ट्रांसमीटर एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को आगे भेजे, मतलब सर जिस तरह से पानी के फिल्टर में हम नहीं चाहते कि पानी फिल्टर होने के बाद गंदगी आगे आए, जिस तरह से दूध को छानते समय हम नहीं चाहते कि छन्नी के आगे मलाई चली जाए, वो सभी सिचुएशंस जहां हम कुछ चीजों को रोकना चाहते हैं, वहां अक्सर हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, फिल्टर। जब हम किसी भी सर्किट में किसी एक प्रकार की फ्रीक्वेंसी को रोकना चाहते हैं, रोकना, अभी तक सारा काम क्या हो रहा था, इजाजत का, अलाउ कर रहे हैं, एक्सेप्ट 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 एक्सेप्ट। वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट रिजेक्ट रिजेक्ट रिजेक्ट। कोई बात नहीं, मान लेते हैं कि आपको कंफ्यूजन हो रही है, क्योंकि मैंने भी बताया कुछ नहीं है, सिर्फ चीजें बताया जा रहा है, एक्सप्लेन किए जा रहा हूं, कॉन्सेप्ट पे था। सो लेट मी डायरेक्टली मूव टू द कॉन्सेप्ट। इस वीडियो लेक्चर का जो मेन मकसद है बनाने का, वो इसी चीज को समझाने का है कि व्हाट इज अ पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। सीरीज रेजोनेंस सर्किट और पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में बहुत बड़ा फर्क है, जानते हो क्या? सीरीज रेजोनेंस सर्किट में आर, एल और सी तीनों लगे थे, तीनों। लेकिन पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में तीनों नहीं लगते। पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में केवल इंडक्टर और कैपेसिटर पैरेलल में लगता है। एक बढ़िया सेटिंग कर दी मैंने, एक बढ़िया मशीनरी सेटिंग कर दी कि मैंने कनेक्शन को सीरीज से पैरेलल में तब्दील कर दिया, और दूसरी बात मैंने आर रिमूव कर दिया। सो लेट मी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट कि क्या होता है मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12th के बच्चों पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। तो दीजिए आप अपना पूरा ध्यान, ताकि ना होना पड़े जरा भी किसी बच्चे को परेशान। सो मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12th के बच्चों, जो मैं बता रहा हूं वो आपको अच्छे से समझ आएगा, बिल्कुल सही। क्लास 12th के बच्चों अब सुनो, यहां पे मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको समझनी है। हम पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू, हम पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। इंट्रोडक्शन टू पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। भाई पैरेलल रेजोनेंस सर्किट आप होते क्या हो, आपके बारे में हम जानना चाहते हैं, आपके बारे में हम समझना चाहते हैं। और पैरेलल रेजोनेंस सर्किट इज नॉट अ RLC सर्किट, इट इज अ RL सर्किट। इसका एक और नाम होता है, इसे कहते हैं रिजेक्टर सर्किट। ये रिजेक्ट करता है। इसका दूसरा नाम होता है फिल्टर सर्किट, ये फिल्टर करता है। यानी सीरीज रेजोनेंस सर्किट में क्या हो रहा था, जब रेजोनेंस हो रहा था तो रुकावट थी कम, तो करंट के आने में था दम। पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में क्या होगा कि जब रेजोनेंस होगा तब रुकावट में होगा दम, और करंट नहीं आएगा, जरा भी आएगा बहुत कम, मतलब शून्य आएगा।
कैसे, आओ जानते हैं। मैं आपको समझाता हूं कि ये चीज कैसे काम करती है। मान लीजिए कि मेरे पास ये एक इंडक्टर है और इसी इंडक्टर के साथ ये मेरे पास एक कैपेसिटर है और इन दोनों को मैंने पैरेलल में लगा दिया और ये मेरा अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स है। दिस इज माय इंडक्टर, दिस इज माय कैपेसिटर। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों, तो मैंने यहां पे लिखा लेट देयर बी एन इंडक्टर, लेट देयर बी एन इंडक्टर एंड कैपेसिटर, कैपेसिटर बोथ connected in parallel, both connected in parallel with each other, both connected in parallel with each other. Let alternating EMF, I repeat my sentence, let alternating voltage supply, let alternating voltage supply be E is equal to E naught sin omega t। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों, आपको समझ आना चाहिए। अब मैं यहां लिख रहा हूं, हम जानते हैं कि इंडक्टर के अक्रॉस, हम जानते हैं कि इंडक्टर के अक्रॉस करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे रहता है, 90 डिग्री पीछे रहता है। सो देयरफोर करंट थ्रू इंडक्टर विल बी IL is equal to I naught sin omega t minus pi by 2, यानी I naught की जगह लिख सकते हैं E naught बटा XL sin ओमेगा t minus pi by 2। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों, दीजिए पूरा अपना ध्यान ताकि ना हो मेरा कोई बच्चा जरा भी परेशान। ये करंट है इंडक्टर का। हम जानते हैं कि इंडक्टर के अक्रॉस करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे रहता है एंड कैपेसिटर में करंट वोल्टेज से 90 डिग्री आगे चला जाता है। क्या मतलब हुआ इस बात का? इसका मतलब ये हुआ कि जो करंट कैपेसिटर के अक्रॉस पैदा होगा दैट विल बी E naught upon XC sin ओमेगा t प्लस पाई बाय 2। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों, तो ये तो हो गया वो करंट जो इंडक्टर के क्रॉस डेवलप होगा, ये वो करंट जो कैपेसिटर के क्रॉस डेवलप होगा। क्या मैं लिख सकता हूं? सो देयरफॉर टोटल करंट, सुने में ध्यान से, देयरफॉर टोटल करंट ऑफ द सर्किट विल बी I is equal to IL plus IC, I is equal to IL plus IC। उसके बाद मैं लिख सकता हूं सिंपल शब्दों में ये बात लिख सकता हूं। सो देयरफॉर, क्योंकि I is equal to IL plus IC होगा, तो I is equal to IL की जगह E naught बटा XL साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 को लिख सकता हूं मैं माइनस कॉस ओमेगा टी प्लस ई नॉट बटा एक्सी, यहां लिख सकता हूं मैं कॉस ओमेगा टी। तो मुझे प्राप्त हुआ I इज इक्वल टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी ब्रैकेट में -1 अपॉन एक्सएल और +1 अपॉन एक्सी। जरा एक बात देखो मैंने किया क्या है, पहले आप देखो, आपको दिखना तो चाहिए ना। पता चला मैं सामने आ जाऊं और आपको दिखे ना, तो जो आपको दिखना चाहिए दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो जो आपको समझ आना चाहिए दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब वो जो इंपॉर्टेंट है, वो जो आपको समझ आना चाहिए, आपके सामने मैंने लिखा है। तो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 को मैंने लिख दिया माइनस कॉस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 को मैंने लिख दिया कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी को मैंने बाहर निकाला। अब सुनो मेरी बात, अगर एक्सएल और एक्सी रेजोनेंस पे, अगर एक्सएल और एक्सी रेजोनेंस पे बराबर होंगे, अगर एक्सएल और एक्सी बराबर होंगे, तब आई 0 हो जाएगा। जरा घूर के आप खुद ही देखो। अगर ये XL और ये XC बराबर हो गए तो एक प्लस में एक माइनस में, अगर ये बराबर हो गए तो ये वैसे भी 0 बन जाएगा। इसलिए हम बोलते हैं, देयरफॉर हम कहते हैं
देयरफॉर हम कहते हैं कि पैरेलल सर्किट में, देयरफॉर हम कहते हैं कि पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में, देयरफॉर हम कहते हैं कि पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में रेजोनेंस पर करंट रिजेक्ट हो जाता है। जब करंट रिजेक्ट हो जाएगा तो उस पॉइंट पे कोई फ्रीक्वेंसी हमें नहीं मिलेगी, यानी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, रेजोनेंस के पॉइंट पे आपको कोई फ्रीक्वेंसी नहीं मिलेगी, बाकी सभी पॉइंट्स पे आपको कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी मिल रही होगी। यानी सीरीज में क्या हो रहा था, किसी फ्रीक्वेंसी पे गाना नहीं बज रहा था, किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे गाना बज रहा था। इसमें क्या होगा, सभी फ्रीक्वेंसीज पे कुछ ना कुछ बजेगा। जिस पे सीरीज में बज रहा था रेजोनेंस वाली पे, उस पे कुछ नहीं बजेगा। यानी एक तरह से ये सर्किट उस जगह पे इस्तेमाल किया जा सकता है जहां हम चाहते हैं कि सारी फ्रीक्वेंसीज पास कर जाए, कोई स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी रिजेक्ट हो जाए। आर्मी वाले उस स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे अपना कम्युनिकेशन करते हैं जो बाकी सभी ट्रांसमीटर्स में रिजेक्ट हो जाएगी, यानी किसी और को नहीं सुनाई देगी। ये एक एग्जांपल है, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो ऐसा ही करते होंगे। ये एक विजुअलाइजेशन एग्जांपल है, आपको सिर्फ समझाने के लिए। बहुत हाई एडवांस टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन का पहुंच चुका है, तो ये सिर्फ एक महज एग्जांपल है, एक सिचुएशन है बताने के लिए कि पैरेलल रेजोनेंस सर्किट कैसे काम आ सकता है। तो पैरेलल रेजोनेंस सर्किट एक रिजेक्टर सर्किट के रूप में रेजोनेंस पे स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे सिग्नल एक्सेप्ट नहीं करेगा, बाकी सब पे अलाउ करेगा, बाकी सबको अलाउ करेगा। रेजोनेंस पे आई 0 हो जाएगा, एक्सएल एक्ससी के बराबर तो आई हुआ कम। जब एक्सएल एक्ससी के बराबर तो आई में था दम। अब था दम इन सीरीज रेजोनेंस सर्किट, आई हुआ कम इन पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। आई होप मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12th के बच्चों को ये बातें समझ आई। सो विद दिस आई हियर बाय अनाउंस द खात्मा। हाँ जी, किस चीज का, यूनिट का नहीं, टॉपिक का। कौन सा टॉपिक? द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजोनेंस। इससे पहले मैंने कराया था सीरीज रेजोनेंस सर्किट, आज करा दिया पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। और अगर गलती से किसी बच्चे ने यहां तक देख लिया है बिना सीरीज रेजोनेंस सर्किट देखे और समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आया तो यार मैंने पहले ही कहा था कि सीरीज रेजोनेंस सर्किट की एक कंटिन्यूटी है। सो टुडेज वीडियो लेक्चर वाज completely a continued video lecture of all those things that were left to be explained by me, and I hope, I believe कि मैंने आपका दिल नहीं दुखाया होगा, आपको जो बचा हुआ है वो सब कुछ अच्छे से समझाया हुआ होगा। और अगर मेरे द्वारा बताई हुई सभी बातें, मेरे द्वारा दिया हुआ सारा ज्ञान आपको नहीं करता है जरा भी परेशान, तो एक कर दो मेरा छोटा सा काम, चाहे करो सुबह या करो शाम, बढ़ जाएगी थोड़ी सी मेरे चैनल की शान। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब नहीं किया तो वो करो, प्राउड फील करो, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सब करो ना करो, मेहनत तो जरूर करो ना। माय डियर क्लास 12 के स्टूडेंट्स, एक बार फिर से लौट कर आऊंगा नए वीडियो लेक्चर के साथ। ऐसी बहुत बड़ी यूनिट है, बहुत वास्ट टॉपिक है, जो भी चीजें बची हैं जल्दी लेकर आऊंगा, आपको कराऊंगा। तब तक के लिए करिए थोड़ा सा इंतजार, मत करिए अपना समय जरा भी बेकार। आज के वीडियो को देखने में जो आपने अपना कीमती वक्त दिया उसके लिए मेरी तरफ से तहे दिल से शुक्रिया। वंस अगेन रिपीट करूंगा, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।